YouTube के इतिहास में सबसे पहले फ्री में ल्यूसेंट सीरीज कवर की, मिलियंस व्यूज, हजारों सिलेक्शंस और ये सीरीज अमर हो गई। सफलता की कहानी दोहराने फिर से आ रहा हूँ 26 मई से, इस बार एसएससी टेक्स्ट बुक YouTube चैनल पे। 15 क्लासेस, 1500 क्वेश्चंस और 4000 से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 26 मई से रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक YouTube चैनल। आपको मैं हिंदी में पहले मतलब समझा देता हूं, उसी तरीके से आराम से टेंशन फ्री रहिए। सारा मतलब मैं समझाऊंगा, फिर आप आंसर करना। देखिए, इसमें आपसे ये बोल रहा है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर। इसको क्या कहा जाता है? कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग के ऊपर इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसकी जानकारी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? क्यूआर कोड के फॉर्मेट में, बार कोड में, बाइनरी कोड में, या फिर इन सभी फॉर्मेट में होती है। ये कौन है भाई? कुमार बिट्टू का कहना है ऑल ऑफ अबव। अच्छा चलो, क्यूआर कोड तो एक बार मान भी लिया भाई, बाइनरी कोड तुम्हें कहां से दिख गया? आज तक कोई प्रोडक्ट ऐसा देखे हो जिसमें बाइनरी कोड की फॉर्म में हो? 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ऐसे देखा है क्या? नहीं होती है भाई, बाइनरी कोड में नहीं होती है। ठीक है, ये बार कोड की फॉर्म में होती है। ठीक है, आप हमेशा देखोगे प्रोडक्ट के पीछे लाइनें ऐसे होती है ना, गाढ़ी और हल्की लाइनें। जी हाँ, बार कोड इज द राइट आंसर। और इसको पढ़ने वाली जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है? बीसीआर, बार कोड रीडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सा प्रिंटर का प्रकार है जो कि एटीएम मशीन में यूज किया जाता है रिसीप्ट को प्रिंट करने के लिए? आप एटीएम मशीन गए होंगे, आपने देखा होगा उससे एक रिसीट निकलती है। ओके, तो मशीन के अंदर कोई प्रिंटर तो होगा ना, तो कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, थर्मल या फिर इंकजेट? ये कौन सा प्रिंटर है जो कि एटीएम मशीन के अंदर होता है और रिसीट निकालने का काम करता है? बताओ, आप ही से आंसर लूंगा। चार्ली का चैपलिन आंसर करिए। पीयूष, देखिए चार्ली का आंसर सही है, पार्थ का भी आंसर सही है। इंक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ABC लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो ये एक आम भाषा है। बात आ रही है समझ? आम भाषा है, और कोई भी भाषा ऐसे हो सकती है। ये अंग्रेजी है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन इसको अगर इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्ट करने का मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज में हो जाएगा जिसे आम तौर पर लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये सिक्योर्ड फॉर्म में हो जाएगी। हो सकता है ये आपको ऐसे दिखाई देने लगे, ऐसे करके आपको दिखाई देने लगे, ठीक है, ऐसे। बात आ गई समझ? तो आप इसे अब नहीं पढ़ सकते, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में चली गई। और डिक्रिप्ट होगी तो डिक्रिप्शन का मतलब ये फिर से वापस से उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। यूजर जो होता है वो हमेशा डिक्रिप्टेड फॉर्म को ही पढ़ पाता है, और एनक्रिप्टेड फॉर्म को कौन पढ़ता है? कंप्यूटर पढ़ता है। इसको केवल मशीन ही पढ़ सकती है। बात आ गई समझ? फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये जो प्रिंटर होता है एटीएम मशीन में होता है, दैट इज नोन एज थर्मल प्रिंटर। क्या बोलते हैं इसे? थर्मल प्रिंटर। एक और बात ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा एटीएम से जो रिसीट निकलती है वो थोड़े से चिकने पेपर पर निकलती है, हल्का सा ग्लॉसी पेपर होता है, देखा होगा आपने। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलाने जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा एक मशीन होती है। इस मशीन में ऐसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर स्क्रीन होती है, और यहाँ पे कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन होता है, या फिर इधर से कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉज टर्मिनल। पॉज का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। मॉल्स वगैरह में या दुकानों में भी आपको ये मशीन मिल जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉज टर्मिनल। इससे भी जो रिसीट निकलती है वो भी किससे निकल रही है? वो भी थर्मल प्रिंटर ही है। थर्मल प्रिंटर की खास बात ये होती है कि ये ग्लॉसी पेपर पर चलता है, ठीक है। एक और बात, थर्मल प्रिंटर की जो इंक होती है ये सबसे सस्ती प्रिंटों में से कंसीडर करी जाती है। तभी आप देखोगे, आप एटीएम की रिसीट अपने पास रखना, या फिर आप बस का टिकट लेते हो, सरकारी बस का टिकट लेना, उसमें आप देखोगे उसमें भी इसी तरीके की मशीन से वो पर्ची निकाल के देके जाएंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, वो भी उसी मशीन से निकाल के देके जाते हैं, ठीक है। तो ये सब थर्मल प्रिंटर है। लेकिन एक चीज आप देखोगे, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत कमजोर होती है, लो ग्रेड की होती है। कुछ टाइम तक आप रिसीट रख दो, पता लगा अपने पर्स में रखे रहो या गद्दे के नीचे रख दो, 2-4 दिन के बाद निकालना,
स्याही हल्की हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब पूरी मिट जाती है स्याही, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते होते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज्ड इन एंड्रॉइड फोन्स। आपके हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है उसमें कौन सा कीबोर्ड यूज किया जा रहा है? आप जब व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हो तो नीचे कीबोर्ड बन के आ जाता है ना, वर्चुअल कीबोर्ड भले ही है लेकिन है तो कीबोर्ड। वो कौन सा कीबोर्ड है? क्वार्टी कीबोर्ड है, फिजिकल कीबोर्ड है, सेंस कीबोर्ड है, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड है? पार्थ का आंसर सही है, प्रीति का भी आंसर सही है। दैट इज क्वार्टी कीबोर्ड, दैट इज क्वार्टी कीबोर्ड। कीबोर्ड का एक प्रकार है। देखो, फिजिकल और वर्चुअल तो एक अलग चीज हो गई। फिजिकल और वर्चुअल का मतलब यह है कि आपके हाथ में जो हार्डवेयर वाला पूरा कीबोर्ड है जो कि आप डेस्कटॉप में यूज करते हो वो फिजिकल कीबोर्ड है, जो मोबाइल में है वो वर्चुअल कीबोर्ड है। अभी अगर इसमें मैं कीबोर्ड खोल दूं इस स्क्रीन पे तो वो भी तो वर्चुअल कीबोर्ड होगा ना, जिसे हम छू नहीं सकते। लेकिन उसका पैटर्न कैसा है? उसका पैटर्न क्वार्टी कीबोर्ड है। क्वार्टी कीबोर्ड पता है कैसे बोलते हैं? आप कभी भी कीबोर्ड देखना, अपना फोन का देख लेना या हार्डवेयर वाला हो, तो उसमें आप सबसे ऊपर की लाइन में अल्फाबेट वाली बटन देखना, जो सबसे ऊपर की लाइन में दिखेगी तो उसमें आप देखोगे QWARTY। सबसे ऊपर की लाइन में आपको ये अल्फाबेट मिलेंगे 6। इसी वजह से इसको क्वार्टी कीबोर्ड बोला जाता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऐसे तो नहीं लिखा रहता ना, ABCD, ऐसे तो नहीं होता ना, रैंडम होता है ना। तो ऊपर वाली लाइन ही क्वार्टी है, इस वजह से ही इसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। अदरवाइज और भी पैटर्न होते हैं कीबोर्ड में, लेकिन उन्हें फिर क्वार्टी कीबोर्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है एक ऐसी डिवाइस जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए यूज करी जाती है, जिसमें आप पेमेंट करते हो। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? पॉस टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है भाई। वही वाली तो डिवाइस की बात हो रही है ना, जिसमें कार्ड स्वाइप करते हो या कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट करते हो, पॉस टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू एक किस तरीके की डिवाइस है? इससे बचकाना क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? करो आंसर, इससे बच्चा क्वेश्चन क्या होगा? सीपीयू किस तरीके की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, कोडिंग डिवाइस है? ऑप्शन में क्वार्टी अगर नहीं होगा तो आप वर्चुअल कीबोर्ड के साथ जाओगे, ठीक है। प्रशांत का कहना है प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही। इतना भी क्या सोचना भाई, बाकी लोग सोच रहे हो। सीपीयू क्या करती है? प्रोसेस करती है। इनपुट डिवाइस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देती है और सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वो किसे दे देता है? आउटपुट डिवाइस को दे देता है। आउटपुट डिवाइस उसे शो करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज द लेटेस्ट मैलवेयर अटैक। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैलवेयर से मिलेंगे, मैलवेयर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा लेटेस्ट मैलवेयर अटैक है? ये साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, बताइए। लेटेस्ट, सबसे नया मैलवेयर अटैक, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, डीडोस अटैक, या फिर रैंसमवेयर अटैक? देखिए, ट्रोजन का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है, इसकी खास बात यह होती है कि यह छुप कर आपके सिस्टम में अटैक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कई बार आपके पास मेल आते हैं, उस मेल में लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन $10,000। आप उस पर क्लिक करोगे, कुछ नहीं होता है। या कई बार आपको डिटेल फिल करने को बोलते हैं, होता है ना ऐसा कई बार, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी लॉटरी लगी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बैंक की तरफ से इतने रुपए का लोन पास हो गया है। इस तरीके की जो मेल्स आती हैं, इनके बैकएंड पे दरअसल ट्रोजन होता है। कई बार जब आप उन पे क्लिक करते हो आपको पता भी नहीं लगता है, आपकी डिवाइस पे ट्रोजन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद ये अपना काम करना चालू करता है। ये काम क्या करता है? ये हर कुछ घंटे के बाद आपके सिस्टम में जितना भी डेटा होता है उसका बैकअप लेता रहता है, और बैकअप लेके हैकर को भेजता रहता है ऑटोमेटिक, हर एक कुछ घंटे के बाद, जितने घंटे का लूप लगाया होगा हैकर ने। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, छुपा हुआ, और वेयर का मतलब डिवाइस यूटिलिटी, ठीक है। तो छुपी हुई है डिवाइस यूटिलिटी जो कि आपके सिस्टम को हार्म करती है। स्पाईवेयर कहां पर आपको मिलते हैं? स्पाईवेयर कहां पर मिलते हैं? ये एडवेयर के कॉन्सेप्ट से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फेसबुक के ऊपर देखा, कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बता रहा है
कि भाई 999 का एडिडास का जूता मिल रहा है। तुमने कहा 999 का एडिडास का जूता, इतना सस्ता, क्लिक कर दिया उस पर। अब उसके बैकएंड में स्पाईवेयर हो सकता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी फाइल्स को करप्ट कर देगा। डीडॉस अटैक जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और आगे डिजिटल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक नेक्स्ट है। और ये जो होता है ना, ये ऑनलाइन अटैक्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक इस तरीके का अटैक होता है कि जब हैकर इसे किसी सर्वर पे अटैक करते हैं तो ये सर्वर को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद एक पॉपअप जनरेट होता है इसके ऊपर, मतलब एक मैसेज जनरेट होता है, और इस मैसेज में हैकर आपसे फिरौती मांगता है। रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का मतलब हिंदी में होता है फिरौती। तो नॉर्मली जो किडनैपर काम करते हैं ना, पहले पता लगा किसी को किडनैप कर लिया, उसके बाद बोलते हैं छोड़ेंगे तब जब इतना पैसा दे दोगे। सेम काम हैकर करते हैं, सर्वर की इंफॉर्मेशन को लॉक कर देते हैं, आपका जो सर्वर होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, करोड़ों का सर्वर है, और उसके बाद आपसे पैसा मांगते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक, कि जब तक आप इतना अमाउंट नहीं दे दोगे तब तक हम आपका सर्वर रिलीज नहीं करेंगे। अब ये पैसा मांगेंगे कैसे? अब ये हार्ड मनी में पैसा नहीं मांगते हैं कि पता लगा बोल देगा कि फलाने पुल के नीचे आ जाना, बैग लेके मिलेंगे हम इतने बजे, ऐसा थोड़ी पकड़ा जाएगा। ये किस फॉर्म में मांगते हैं? डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने? बिटकॉइन में, ठीक है। तो रैंसमवेयर अटैक इनमें से सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। अगला क्वेश्चन, एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है कंप्यूटर में विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट मैलिशियस फाइल। मतलब आपके कंप्यूटर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि आपके कंप्यूटर में मैलिशियस, मतलब जो ऐसा डेटा या ऐसी फाइल्स जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं उन्हें आने से रोकता है। उसे क्या बोलते हैं? डिफेंडर, डीकोडर, ब्लॉक सिस्टम या फायरवॉल? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही, फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल अगर आपके सिस्टम में एक्टिव नहीं है तो आप उसे एक्टिव करके रखा करें। फायरवॉल ही क्या करती है? मैलिशियस फाइल्स को आने से रोकती है। जैसे कि घर के बाहर एक गार्ड आप बैठा दो और उसे बोलो कि जब तक मेरी परमिशन ना हो तब तक उसे एंट्री ना देना, सेम उसी तरीके से फायरवॉल आपके कंप्यूटर में काम करती है, किसी भी अननोन फाइल को एक्सेस नहीं देती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कौन सा मैलवेयर का टाइप है विच इज मोस्टली टू अटैक ओवर कॉमर्शियल वेबसाइट्स? कॉमर्शियल वेबसाइट्स को हैक करने के लिए या अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये डीडॉस अटैक, एडवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। कॉमर्शियल वेबसाइट्स का मतलब जैसे कि मिंत्रा हो गई, अमेजॉन हो गई, ये सब कॉमर्शियल है ना, तो इनको अटैक करने के लिए कौन सा मैलवेयर यूज किया जाता है? डीडॉस, एडवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर? एडवेयर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि इसी तरीके की कॉमर्शियल वेबसाइट में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं और कई बार वो एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं? एडवेयर होते हैं। हर बार वो एडवर्टीजमेंट सही नहीं होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं? एडवेयर होते हैं। क्लियर है? इवन इतना ही नहीं, हैकर्स इनका यूज उन जगहों पर हमेशा करते हैं जहां पर रश सबसे ज्यादा होता है। ऐसी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? कॉमर्शियल वेबसाइट्स, यहां पर रश सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि अमेजॉन, लगभग हर तरीके की चीज उसमें मिल रही है। एक महिला भी उसमें शॉपिंग कर रही है, घर के बर्तन वगैरह भी मंगा सकती है, एक बच्चा भी उससे शॉपिंग कर सकता है, अपनी कॉपी किताब भी मंगा सकता है, एक प्रोफेशनल भी अपनी शॉपिंग कर सकता है। आप किसी भी तरीके का टूल मंगा सकते हो, बैट, क्रिकेट किट मंगा सकते हो, फुटबॉल मंगा सकते हो, कंप्यूटर मंगा सकते हो, मोबाइल मंगा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग लगभग मिल रही है उसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा? रश हैवी होता है, इसी वजह से ये एड का यूज करते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट, क्योंकि लोग लालची हो जाते हैं, यहां पर ग्रीडी हो जाते हैं। इवन इतना ही नहीं, क्यों मना किया जाता है कि पॉर्न वेबसाइट मत देखो? केवल इसीलिए नहीं, वैसे तो जिंदगी खराब हो जाती है पॉर्न वेबसाइट देखने से, इस वजह से भी कि पॉर्न वेबसाइट को भी हैकर्स टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि समाज का एक तबका उसी में लगा हुआ है, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा डाले जाते हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड
VSAT हैकर। बात आ रही है समझ? इसको बोलते हैं VAPT एक्सपर्ट। VAPT एक्सपर्ट। VAPT का मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब यह होता है वेबसाइट में फ्लॉ निकालना, सर्वर में फ्लॉ निकालना, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है उसे पैच करना। नेक्स्ट, विच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मैलवेयर। इनमें से कौन सा ऑटो फंक्शनिंग मैलवेयर है? एक ऐसा मैलवेयर जिसे केवल एक बार ट्रिगर करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक रन होता रहता है। ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, वायरस या वॉर्म? बताइए बताइए। सर आपको जीएस में कब से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ? मुझे जाहिर सी बात है उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन किया तो उसके बाद जीएस पढ़ना शुरू किया। जब जीएस पढ़ना शुरू किया तो मैंने हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। वैसे ही करते करते फिर बताइए। लेकिन मैंने हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, मैंने मतलब फिर हिस्ट्री को जिया, और फिर मैंने वही कोशिश करी कि मैं पढ़ाऊं भी ऐसे ही कि केवल हिस्ट्री सुने ना। मुझे ये चीज़ लगी कि यार आज जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन यही काम स्कूल में भी तो हो सकता था। स्कूल में इतने साल पढ़ लिया हिस्ट्री, कुछ ही बातें याद रह गई थी। मेरे दिमाग में आया ऐसा क्यों, जबकि वहाँ पे तो डेली हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। क्लास 6 से लेकर 12th तक हिस्ट्री पढ़ी, बट फिर भी क्यों नहीं कुछ याद रहा। अब मुझे समझ आया कि शायद सिंपली एक इनिशियल वैल्यू की तरह पढ़ाया गया, उसे इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया गया। तब मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने इसे जी के पढ़ा है ना, वैसे ही मैं ऐसे पढ़ाऊं कि सामने पिक्चर की तरह चले हिस्ट्री लोगों के। तभी मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूं, मतलब उसे कहानी की तरह पढ़ाता हूं। और हिस्ट्री को कहानी की तरह ही देखना चाहिए। हिस्ट्री कहानी ही है एक तरीके से, बहुत सारी स्टोरीज छुपी हैं, एन नंबर ऑफ स्टोरीज। जी हाँ, कंप्यूटर के लिए भी है। खैर, प्रशांत का आंसर सबसे पहले और सटीक है। बाकी लोग भी, जो लोग वॉर्म बोल रहे हैं, उनका आंसर सही है। देखो, वॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जिसे एक बार इंस्टॉल किया जाता है, राइट वंस रीड मैनी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद को क्या करता रहता है, मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करता रहता है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा आपके कंप्यूटर में कई बार ऐसी एरर आती हैं। जैसे आपने देखा होगा फोल्डर के अंदर गए तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, लेकिन डेटा कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसा देखा होगा आपने कई बार। दैट मीन्स यही सिम्टम्स होते हैं वॉर्म के। वॉर्म क्या करता है, राइट वंस रीड मैनी। आप जितने बार फोल्डर पे क्लिक कर रहे हो वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है अपने आप को और एक नया फोल्डर बना दे रहा है। वॉर्म्स ज्यादातर आपकी फाइल्स को करप्ट नहीं करते हैं, ये बस डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं। ये सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं अननेसेसरी। नेक्स्ट, ये वायरस का कौन सा टाइप है विच इज यूज्ड टू अटैक ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी किसी हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा, किसी के टारगेट करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कौन सा अटैक करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, माइक्रो वायरस, एप्लीकेशन वायरस या बूट सेक्टर वायरस। तो इसका आंसर है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूटिंग पता है किसको बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं आपने कंप्यूटर का बटन स्टार्ट वाला दबाया और तब से लेकर जब तक आपके कंप्यूटर में वेलकम लिखकर नहीं आ जाता है, उसके बीच में लगा जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड बूटिंग टाइम। और ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि बूटिंग टाइम पे ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता है और आपका सिस्टम भी ओपन नहीं होता है। इसी को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, विंडोज करप्ट हो गई। क्या बोल देते हैं, विंडोज करप्ट हो गई। क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही जब अटैक कर देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है, और जब नहीं हो पाता है तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन नहीं आती है, जबकि नीले रंग की एक स्क्रीन आ जाती है, उसमें कुछ कोड लिखे रहते हैं।
तो आप समझ जाते हो विंडो करप्ट हो गई। क्लियर है ना? तो ये बूट सेक्टर वायरस कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा मैलवेयर है जो कि सबसे ज्यादा रैपिड अटैक करता है, मतलब सबसे ज्यादा तेजी के साथ अटैक किया जाता है? तो यह है डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जब भी बड़े बड़े सर्वर्स को हैक करना होता है तो हमेशा डीडॉस अटैक ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है और सर्वर बहुत बड़ा होता है, वहां पर करोड़ों नहीं अरबों फाइल्स भी हो सकती हैं। तो इतने बड़े सर्वर को टारगेट करने के लिए सबसे तेज अटैक ही हमें चाहिए और डीडॉस ही यूज करते हैं इस पर हैकर। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी कैटेगरी हैकर्स की विच इज हायर्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट? हैकर्स की एक ऐसी कैटेगरी क्या कहलाती है जिनको किसी कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है और इन्हें स्पेशली हायर ही किया जाता है हैकिंग के लिए? ये व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट, रेड हैट, या फिर नन ऑफ अबव? करिए आंसर। शशांक, मनदीप, दोनों का आंसर सही है, अमन का भी आंसर सही है। व्हाइट हैट हैकर्स, ये क्या कहलाते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स। इन्हीं को प्रोफेशनल हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने जो बोला, इन्हीं को नॉर्मली व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है, लेकिन इन्हें वीएपीटी एक्सपर्ट बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि वीएपीटी एक्सपर्ट है वो, तो आप समझ जाना कि वो हैकर है। जनरली ऑपरेशनल फर्म में या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैकर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उन्हें प्रोफेशनली वीएपीटी एक्सपर्ट ही बोला जाता है। क्लियर है? ये कहां पर होते हैं? ये लगभग सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पर होती हैं। आपको क्या लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर में हमारी आर्मी के जो सर्वर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स नहीं है? जी हाँ हैं, वहां पर भी हैं। वो इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है, क्योंकि आपको पता है ना, चोरों से बचाने के लिए लगभग उसी तरीके की सोच रखनी पड़ेगी, तब तो आप बचा पाओगे सर्वर को अटैक से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के पास भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट होते हैं। रेलवे का सर्वर, आप सोचो रेलवे का सर्वर अगर हैक हो जाए तो क्या हो सकता है? इंडिया का लगभग सबसे बड़ा सर्वर है इस टाइम पे रेलवे का सर्वर, उसके भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट है। टीसीएस हो गई, उसका भी अपना वीएपीटी एक्सपर्ट होते हैं। इन्फोसिस के पास भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट है। क्लियर है? सो आई वॉज देयर। और ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर ऐसे होते हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस तो करते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन गलत होता है। इनका इंटेंशन गलत होता है। अगर कोई सर्वर हैक किया हुआ है, पता लगा किसी एयरलाइन का सर्वर हैक कर लिया, कोई टेररिज्म एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए सर्वर हैक किया गया है, तो दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। इंट्यूशन इनका क्या होता है? ज्यादातर इनका इंट्यूशन टेररिज्म ही होता है। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ हैकर्स डू अनऑथराइज एक्सेस? इनमें से हैकर की कौन सी कैटेगरी है जो कि अनऑथराइज एक्सेस करती है, मतलब जहां पर उन्हें एक्सेस नहीं होता है उसके बाद भी वहां पर एक्सेस करते हैं? इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? बताइए, इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? अनऑथराइज एक्सेस जो करते हैं। मुझे पता है यहां गच्चा खाओगे अब। देखो, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ब्लैक हैट हैकर, जबकि यह सही नहीं है। एक बात बताइए, क्या व्हाइट हैट हैकर्स को हर जगह पर एक्सेस होता है? अगर हर जगह पर एक्सेस है और अनऑथराइज एक्सेस उसे ना करना पड़े तो वो कहेगा फिर हैकर है। हैकर कोई भी हो, हैक वर्ल्ड का मतलब ही है क्या? अनऑथराइज एक्सेस आप कर रहे हो। बस इनकी कैटेगरी इन्हें अलग क्यों बनाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूशन, उसके पीछे हैक करने का कारण उन्हें अलग कर देता है। व्हाइट हैट हैकर्स अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, लेकिन अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किसी को हार्म नहीं करते हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर अनऑथराइज एक्सेस ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? टेररिज्म फैलाने के लिए कर रहे हैं, या किसी से रैंसम की डिमांड कर रहे हैं। दे आर ब्लैक हैट हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? इनके पीछे का मोटो होता है इन्हें फेम पाना है। कुछ ग्रे हैट होते हैं
जो कि इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं और कुछ ग्रे हैट होते हैं जो कि इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें फेम मिले। ये कुछ ऐसी हरकत कर देंगे अनऑथराइज एक्सेस करके कि लोगों की नजर जाए इनके ऊपर। जैसे करीब 2012 की बात है, 2012 में उस टाइम पर पाकिस्तानी हैकर्स ने करीब 66 इंडियन वेबसाइट हैक करी थी। उसके बदले में अगले 12 घंटे के अंदर इंडियन हैकर्स की तरफ से 336 वेबसाइट पाकिस्तानी हैक करी गई थी और उसमें से उनकी एक ऑफिशियल एग्रीकल्चर की वेबसाइट थी जिसमें अगले 24 घंटे तक वेलकम टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर लिख के आता था, अगले 24 घंटे तक तिरंगा फहरा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो करते हैं ना, दे आर ग्रे हैट हैकर्स। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर नजर जाए किसी की, ताकि कोई उन्हें हायर करे, इनमें से या इनमें से, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो अनऑथराइज एक्सेस सभी करते हैं। अगर अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाओगे तो फिर हैकर किस बात के? चाबी हाथ में दे दी जाए और बोला जाए ताला खोलो, तो फिर हैकर किस बात के? आप बिना चाबी के खोल के दिखाओ, तब तो हैकर हो ना। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, अमेचर कैटेगरी ऑफ हैकर्स इज नोन एज, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जो कि बचकानी हरकतें करते हैं। ठीक है, अमेचर कैटेगरी मतलब बचकानी, बच्चे होते हैं, प्रॉपर हैकर नहीं होते हैं, थोड़ा सा टचन वचन मार देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जब मैं वर्कशॉप लेता था हैकिंग के ऊपर, जिसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं, तो जब मैं वर्कशॉप लेता था एथिकल हैकिंग की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें वाकई में इंटरेस्ट था, लेकिन बहुत सारे के पास सिर्फ, मतलब मैक्सिमम जो होते थे उनका एक ही कंसर्न रहता था, पता है क्या? जब मेरी वर्कशॉप खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सर फेसबुक हैक कर लेते हो, बस इतना। अगर वेबसाइट के बाद, वर्कशॉप के बाद कोई आके बोल रहा है सर एक बात है सर सुन लीजिए, मैं समझ जाता था या तो ऑर्कुट हैक करने की बात बोलेगा या तो फेसबुक की बात बोलेगा, मैक्सिमम यही। और उसके बाद भी पता है नेक्स्ट क्या बोलता था? 100 में से 90 लोगों को सिर्फ यही जानना होता था, सर मुझे बताओ नहीं, सर मुझे सीखना नहीं है, सर बस ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका एक बार अकाउंट हैक कर दो। ठीक है ना? तो दे आर नोन एज एमेचर कैटेगरी हैकर। वर्कशॉप में बैठ के, उनमें से कुछ हुआ करते थे वर्कशॉप में बैठ के थोड़ी बहुत ट्रिक सीख लेते थे, पूरा सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कूल दिखने वाली चीजें सीख ली और उसके बाद जाके अपने दोस्तों में माहौल बना रहे हैं उसे दिखा दिखा के, अमेचर हैकर। लेकिन कई बार ये कैटेगरी क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आ जाती है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता क्या सही और क्या गलत है। ये तो बस हुलबाजी कर रहे होते हैं, अपने आप को शो ऑफ इन्हें करना होता है, तो इन्हें पता नहीं होता है ये ऐसा करते करते कब क्राइम कर देते हैं। और साइबर क्राइम तो अपने आप में ऑफेंस हाई है, उसके लिए अपने लॉज भी हैं, उसमें सजा के प्रावधान भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो कि अमेचर कैटेगरी से सीधे क्रिमिनल बन गए। ठीक है, तो अमेचर कैटेगरी ऑफ हैकर इज नोन एज व्हाट? इन्हें स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है हैकिंग वर्ल्ड में। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट किडीज, बच्चे हैं मतलब। ठीक है सर, हाउ टू बिकम हैकर? पहली चीज तो आपको कमांड लेनी पड़ेगी या तो, और हैकर बनने के लिए आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए। आज की डेट में जितना भी काम होता है हैक वर्ल्ड में वो सब लिनक्स के ऊपर होता है, और लिनक्स में भी काली लाइनक्स। तो पहले तो आप लिनक्स सीखें, लिनक्स में भी काली लाइनक्स सीखें, उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं धीमे धीमे। उसके बाद कोर्सेज होते हैं VAPT के, और अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, अहमदाबाद में भारत के बहुत बड़े हैकर रह चुके हैं, इवन अभी भी हैकर हैं, और मैंने उन्हीं के अंडर में सीखा हुआ है। उनका नाम है सनी वाघेला। YouTube के इतिहास में सबसे पहले फ्री में ल्यूसेंट सीरीज कवर की, मिलियंस व्यूज, हजारों सिलेक्शंस, और ये सीरीज अमर हो गई। सफलता की कहानी दोहराने फिर से आ रहा हूं 26 मई से, इस बार SSC टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। 15 क्लासेस, 1500 क्वेश्चंस और 4000 से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 26 मई से रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन SSC टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो ये अहमदाबाद में है और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेक डिफेंस।
तो आप यहां से कर सकते हो। इनके प्रॉपर कोर्स चलते हैं। ओके, हाँ। और आपको बता दूं, ये गुजरात का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनकी भी कई बार मदद कर चुके हैं। महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की भी मदद कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हैं सनी वगैरह के, और मेरे केस स्टडीज़ कभी फुर्सत में बताऊंगा। 2-4 पाकिस्तानी वेबसाइट आराम से मैंने हैक कर रखी हैं, और ऐसे ही नहीं बताने के लिए। हैक करते हैं तो हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट हमारे पास होती है कि हमने कौन कौन से इंजेक्शंस लगा के कौन कौन सी वेबसाइट हैक करी है। तो दरअसल ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये बनते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज पे, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। तो उसके पैटर्न बनाए जाते हैं लॉक खोलने के लिए, मतलब सर्वर को बाईपास करने के लिए। तो उन पैटर्न्स को ही क्या बोलते हैं, सीक्वल इंजेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि बार बार इंजेक्ट करते हैं उसे, पैटर्न को। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर क्रिएटेड वायरस? दुनिया में पहला वायरस जो क्रिएट हुआ था उसका नाम क्या था? एल्क क्लोनर 1982, क्रीपर, लव, या फिर ब्रेन 1986? बताइए। OSCP बहुत अच्छा है, OSCP अच्छा है। सर डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड प्रोग्रामर? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोग्रामर कोड लिखता है, प्रोग्रामर बच्चा है हैकर के आगे, कुछ नहीं है। प्रोग्रामर का काम है सिर्फ कोड लिखना। वेबसाइट बनानी है, प्रोग्रामर कोड लिख देगा। सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्रामर कोड लिख देगा, कोड को रन करा देगा। किसी वेबसाइट में एक नया बटन आपको लगाना है, प्रोग्रामर का काम है। लेकिन हैकर, प्रोग्रामर के लिखे हुए प्रोग्राम में गलती निकालना हैकर का काम है, और अगर प्रोग्राम में उसने गलती निकाल दी तो वही तो लूप होल है, वहीं से तो हमें वेबसाइट में एंटर कर जाना है। एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो कि अपने प्रोग्राम में लूप होल ना छोड़े, क्योंकि हमें तो यही दिखता है, हमें केवल एक लूप होल चाहिए पूरे प्रोग्राम में। हजारों लाइन का प्रोग्राम है और हमें पता है हम कहीं ना कहीं एक जगह लूप होल निकालेंगे। और एक लूप होल, कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा डेवलपर होता है कि हजारों क्या लाखों लाइन को भी कंपाइल कर लेते हैं, तब भी एक भी लूप होल नहीं मिलता है। बट मैक्सिमम टाइम कहीं ना कोई लूप होल छोड़ देता है, और वहीं से इंजेक्ट हो जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन, तुरंत बाईपास मिल जाता है। क्रीपर इज द राइट आंसर, क्रीपर। और क्या बता सकते हो कौन से देश ने क्रीपर बनाया था? पाकिस्तान, दुनिया का पहला देश जिसने वायरस बनाया था कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर वायरस। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस इज अ, डेटाबेस क्या है? तो ये मैंने आपको खैर पहले भी बताया हुआ है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ रो, या कलेक्शन ऑफ कॉलम। तो डेटाबेस किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कई सारी टेबल्स को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। ये क्या है? टेबल है। कई सारी टेबल्स को जब हम मिला देते हैं तो ये मिलकर क्या बनाएगा? डेटाबेस। ठीक है। और अगर यही टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो, सब आपस में जुड़ी हुई हो, टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो, तो क्या कहलाएगा? तब ये रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन इज एन ऑड ऑप्शन? कौन सा एक ऑड है, इनमें से भिन्न है, बाकी तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। पढ़ते हैं। पीसी डेटाबेस मतलब पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड यूजर डेटाबेस, या रैंडम डेटाबेस। देखिए, पीसी डेटाबेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, एंड यूजर डेटाबेस होता है, लेकिन रैंडम डेटाबेस कुछ नहीं होता है, इसलिए यही सही आंसर है। अब देखो पीसी डेटाबेस क्या होता है, नाम से ही समझ जाना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। सिस्टम का वो डेटाबेस जो कि पर्सनली यूज किया जा रहा है, दैट इज पीसी डेटाबेस। आपके मोबाइल में जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, क्या वो कोई और देख सकता है? अब सोचो कि भगवान ना करे कोई देख ले। हां, क्योंकि आप ही उसे एक्सेस कर सकते हो, इस वजह से आपके मोबाइल में जो डेटा है वो आपका पीसी डेटाबेस है। आपके लैपटॉप में जो डेटा है वो सब आपका पीसी डेटाबेस है, क्योंकि आप उसे पर्सनली यूज कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो कि मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर IRCTC। IRCTC में आप गए ट्रेन रिजर्वेशन के लिए, जयपुर से दिल्ली का आपको रिजर्वेशन मान लो चाहिए।
इसमें 400 या मान लीजिए 380 सीटें दिखाई दे रही हैं, तो ये 380 सीटें केवल आप ही को तो नहीं दिखाई दे रही है ना, उस टाइम पर जितने भी लोगों को टिकट चाहिए होगा सबको 380 दिख रही होंगी। अब जो एक्सेस कर पाएगा कर लेगा भाई, जो रिजर्वेशन कर पाएगा कर लेगा टाइम से पहले। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एग्जाम्पल आपकी एसएससी की वेबसाइट है। एसएससी जब एडमिट कार्ड जारी करेगा तो एसएससी एक ही जगह पर अपने सर्वर में एडमिट कार्ड जारी कर देगा। अब ये क्या है, ये आपकी आईडी पर भी दिखेगा, पार्थ की आईडी पर, ये मीनाक्षी की आईडी पर भी दिखेगा, ये प्रीति की आईडी पर भी दिखेगा, ये चार्ली की आईडी पर भी दिखेगा, ये प्रशांत की आईडी पर, ये शशांक की आईडी पर, सबकी आईडी पर दिखेगा। तो डेटा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। फेसबुक भी इसी का एग्जांपल है। आपने अपनी वॉल पे पोस्ट किया कि भाई लोग मैं सिलेक्ट हो गया हूं इस बार एसएससी में, तो जो आपने पोस्ट किया है अगर आपने पब्लिक किया है तो वो कई सारे लोगों की आईडी पर दिखेगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। एंड यूजर डेटाबेस किसको बोलते हैं? एंड यूजर डेटाबेस का मतलब होता है जो आखिरी यूजर हो, जो किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, उसे जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर डेटाबेस। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस टाइम पर मेरी क्लास मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, मैं दिख रहा हूं, मेरी टी शर्ट का कलर दिखाई दे रहा होगा, पीछे ये रंग दिखाई दे रहे होंगे, ये सब क्या है? ये सब एंड यूजर डेटाबेस है आपका। बट एक्चुअली उसके पीछे हजारों लाखों लाइन की कोडिंग है जिसकी वजह से ये क्लास आप तक पहुंच पा रही है। बात आ रही है समझ? लेकिन आपको उस हजारों लाइन की कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है और आप एंड यूजर हो। आपको सिर्फ क्या दिखेगा? फल दिखेगा आपको। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप गए कार लेने, आप उसके एंड यूजर हो, तो एंड यूजर क्या देख सकता है? आपको गाड़ी का कलर दिखाई देगा, आपको गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाई देगा, आपको गाड़ी की लाइट दिखाई देगी, सीटें दिखाई देंगी। क्लियर है ना? आप यही सब तो देखते हो। आप ये तो नहीं जाके बोलते हो भाई इसका इंजन खोल के दिखाना, अंदर देखें जैसा पिस्टन कैसे कूद रहा है, ये तो नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड डेटाबेस है, वो प्रोफेशनल्स ही जानते हैं, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है। आप एंड यूजर हो, आप फ्रंट इंटरफेस को ही देखते हो। क्लियर हो गई बात सभी को? कोई समस्या तो नहीं? तीनों डेटाबेस आपको समझ आ गए। और रैंडम डेटाबेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तो आंसर क्या है? ऑड हमें मिल गया। नेक्स्ट, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज व्हाट? एक ऐसा डेटा जो कि दूसरे डेटा की जानकारी देता है, इसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा डेटा जो कि दूसरे डेटा की जानकारी देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटा डेटा। अगर इसको नहीं समझे तो बहुत अच्छा तरीके से एग्जांपल समझाता हूं। कोई किताब आपने ली, उस किताब को खोला, किताब में सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाई देता है। अब इंडेक्स में क्या लिखा रहता है? टेम्पल, पेज 1 से लेकर 2 तक, सेंसस पेज 2 से लेकर 5 तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 से लेकर 7 तक। ये क्या है? ये एक ऐसा डेटा है जो कि बाकी किताब में जो डेटा है उस डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है उसमें हमेशा एक मेटा डेटा बनाया जाता है जो कि बाकी पूरे डेटाबेस के बारे में नॉलेज देता है। एक अच्छा डेटाबेस वही होता है जिसमें हमेशा मेटा डेटा होगा। इससे क्या होता है कि डेटा सर्चिंग काफी बेटर हो जाती है। आप किताब में अगर एक किताब आपको बिना इंडेक्स के 500 पेज की दे दी जाए, आप इरिटेट हो जाओगे पढ़ने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन से पेज पे जाना है, क्या पढ़ना है। इंडेक्स से ही तो देखते हो ना, अच्छा ये टॉपिक पढ़ना है, सीधे वहां पहुंच जाते हो। वैसे ही कंप्यूटर के डेटाबेस में तो करोड़ों फाइलें होती हैं, यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे करना। तो मेटा डेटा की ही मदद से हम सर्चिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड डेटा इज नोन एज व्हाट? एक ऐसा डेटा जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ्स के थ्रू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं, मैं पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इकोनॉमी भी अच्छे से समझाता हूँ, और साइंस में बायो भी अच्छे से समझाता हूँ। बस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। बताइए। चार्ली का चैपलिन का आंसर बिल्कुल सही है, मनदीप का भी आंसर सही है। पक्का लॉक कर दें? ER मॉडल।
ER मॉडल का मतलब क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो आपको इसलिए लग रहा है कि मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझाता हूं क्योंकि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाने वाले ज़्यादातर टीचरों में कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल स्टडीज़ का पार्ट है। तो कोई आपको शायद ऐसा मिलता नहीं है जल्दी, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूं। नहीं, राइट? हाँ। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज व्हाट? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम का संग्रह क्या कहलाता है? ये हो गई रोज और ये हो गए कॉलम, इनका संग्रह मिलकर क्या बना? ये क्या बन गई? टेबल बन गई ना। दिस इज कॉल्ड टेबल। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए जल्दी से। फेसबुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डेटाबेस? अभी मैंने आपको बताया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। किसका है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। समझाया था ना क्यों है। नेक्स्ट, ओरेकल इज है, ये बताइए क्या है? ओरेकल का नाम शायद सुना होगा आपने, काफी फेमस कंपनी भी है, बहुत फेमस कंपनी है ओरेकल। ये क्या है? डेटाबेस है, लैंग्वेज है, टेबल है या कंप्यूटर है? बोलिए। कोशिश रहेगी नेक्स्ट बैच की। कुछ लोग लैंग्वेज वाले हैं भाई, कुछ लोग डेटाबेस वाले हैं। रामदास का आंसर सही है, रामदास का आंसर सही है, मनदीप का भी आंसर सही है, डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस है यार, ये लैंग्वेज थोड़ी है। लैंग्वेज क्या है? जावा लैंग्वेज है, जावा, C#, C++, C, ये सब लैंग्वेज है। ओरेकल डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन, यूनिक डेटा कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज? मतलब आप समझना, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक टेबल मैंने आपके सामने बनाई, ओके। इस टेबल में मैंने 3 फील्ड ले ली, एक रोल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा मैंने ले लिया एड्रेस, ठीक है। अब ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ नाम दे देते हैं प्रीति, चार्ली, प्रशांत, शशांक और एक किसी का नाम ले लेते हैं भाई। किसका नाम? VJM का नाम ले लेते हैं, चलो ठीक है, VJM, ठीक है। अब एड्रेस आ गया। अब मुझे बताइए इन तीनों में से, इन तीनों फील्ड में से, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, इन तीनों में से कौन सा यूनिक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिक का मतलब वो होता है जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। मुझे बताइए, नाम डुप्लीकेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा चलो यहां पर शशांक की जगह हम कर देते हैं, शशांक की जगह एक नाम कर देते हैं चार्ली। चार्ली यहां पे भी है, यहां पे भी। एक क्लास में 2 चार्ली नाम के हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरी क्लास में तो राहुल और रोहित नाम के इतने होते थे लड़के की पूछो नहीं। टीचर आके बोल देता था रोहित खड़े हो जाओ, 3-4 खड़े हो जाते थे। नहीं नहीं तुम नहीं, वो वाला रोहित, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो नेम का रिपीटिशन हो सकता है, एड्रेस का रिपीटिशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लो प्रशांत और प्रीति दोनों बहन भाई है, तो इनका भी एड्रेस सेम होगा, इनका भी सेम होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन रोल नंबर ये हमेशा अलग होगा। तो ये क्या है? ये यूनिक डेटा कॉलम है। और एक अच्छा डेटाबेस वही होता है जिसमें हर एक टेबल में एक यूनिक डेटा कॉलम हो। अगर यूनिक डेटा कॉलम नहीं होगा तो हम डेटा को सर्च नहीं कर पाते हैं एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो ये यूनिक डेटा कॉलम ही आपको देगा एक्यूरेट डेटाबेस, ठीक है। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रशांत का कहना है क्या कह दिया? हाँ तो भाई अभी रक्षाबंधन निकला है ना, आपने राखी नहीं बंधाई प्रीति से? उसको शौक लग गया, पगला कहीं का। यूनिक डेटा कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। सॉर्टेड है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम ऑफ टेबल रो इज, मतलब टेबल की जो रो होती है आम भाषा में उसे रो बोलते हैं, लेकिन डेटाबेस की भाषा में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं? टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ टेबल कॉलम इज, टेबल कॉलम का दूसरा नाम क्या है? मतलब अब बात हो रही है इसकी,
ये 1 2 3 जो वर्टिकल होते हैं, एट्रीब्यूट, फील्ड, टपल या एट्रीब्यूट और फील्ड दोनों, बताइए। बिट्टू का कहना है एट्रीब्यूट। और कोई है भाई? और कोई है? देखिए, इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और इसी को फील्ड भी बोलते हैं। बात आ गई समझ? क्लियर है? बट यूज कैसे किए जाते हैं नाम समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कहा? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला, मैंने कहा 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा बनाओ एक टेबल में। तो आपने इस टेबल का नाम रखा 10th क्लास। अब आपने इसमें डेटा डालना चालू किया, ठीक है। आपने इसमें डाला रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है, ओके। तो अब जब मैं आपसे कहूंगा कि इस टेबल में जो आपने 10th क्लास की टेबल बनाई है उसमें कितने फील्ड हैं, तो आप पता है क्या गिनोगे? आप ये गिनोगे 1 2 3। आप क्या बोलोगे? सर इसमें 3 फील्ड हैं। और अगर मैं कहूंगा कौन कौन से एट्रीब्यूट ये टेबल बता रही है, तब आप क्या बोलोगे? सर रोल नंबर बता रही है, नेम बता रही है ये टेबल, और फादर नेम बता रही है। मेरी बात आपको समझ आई? जब फील्ड का नेम पूछा जा रहा है तो उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, और जब नंबर ऑफ कॉलम गिने जाए दैट इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों ही नाम है ये किसके? कॉलम के, फील्ड एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, मल्टीपल टेबल लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज। ये मैंने अभी आपको बताया था, अगर कई सारी टेबल हो तो मिलकर डेटाबेस बनाती हैं, और वही टेबल अगर आपस में कनेक्टेड भी हो तो रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगी। कौन सा डेटाबेस? अरे क्या हो रहा है भाई? रिलेशनल डेटाबेस। चलो आज की बात यहीं तक रहेगी, और आप सभी के प्यार का बहुत बहुत आभार। मुझे बैच पढ़ाकर काफ़ी अच्छा लगा है। PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत जल्दी नया बैच कुछ लाने की सोचेंगे, और कोशिश रहेगी कुछ अच्छा लेकर आए, ठीक है। तो फिर से मुलाकात होगी, और आपको जैसा भी लगा है फीडबैक आप ज़रूर दे देना। अच्छा लगा है तो अच्छा फीडबैक दे देना, बुरा लगा है तो बुरा फीडबैक दे देना, 100 लगा है तो वो बोल देना, कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बोल देना, कुछ बुरा लगा है तो वो भी बोल देना, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। SSC में 30%, रेलवे में 35%, CDS में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है, और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं, और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और Amazon और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और Amazon और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए, बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए।